हेलो। चलिए, इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं संधारित्र एवं धारिता। आज हम चैप्टर नंबर क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 देखेंगे और चैप्टर नंबर 5 जो है आपका है विद्युत चालन तथा ओम का नियम। पांचवा चैप्टर है विद्युत चालन तथा ओम का नियम। तो हम देखेंगे कि विद्युत चालन ओम का नियम होता क्या है, इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और टॉपिक वाइज हम इस चैप्टर के जितने सारे टॉपिक है क्रम वाइज तरीके से इसको हम कवर करेंगे। पहला इसका जो टॉपिक है वो है विद्युत धारा। तो पहला हम क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और ये विद्युत धारा क्या होता है? जैसे ये जो आवेश होता है इसको एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। इस तरीके से तो डिफिनीशन याद कर सकते हैं बट कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको समझने के लिए एग्जाम्पल का सहारा लेंगे और एग्जाम्पल से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास आवेश होता है, आवेश आवेश हम पढ़ा चुके हैं। आवेश किससे कहते हैं? ठीक है, जब दो वस्तु को आपस में रगड़ देते हैं तो उसमें छोटे छोटे वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है और जिसके कारण गुण आता है उसे क्या कहते हैं? आवेश। जैसे कंघे को बाल में रगड़ेंगे तो उसमें कंघे को बाल में रगड़ने के बाद अगर छोटे छोटे कागज के टुकड़े लेकर उसके पास लेके जाएंगे तो जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं कंघे में क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। जैसे मार्कर है, प्लास्टिक है, अगर मैं इसको बाल में रगड़ के और छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास लेके जाऊंगा तो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इसमें क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे। ऐसा इसलिए कि जब हम रगड़े नहीं थे तो चालक हमारा मार्कर कैसा था? अनावेशित था, और जैसे हमने इसमें रगड़ दिए तो क्या हो गया? आवेशित हो गया। आवेशित का मतलब ये हुआ कि इस पे आवेश उत्पन्न हो गया है। ठीक है, तो जिसके कारण आवेश उत्पन्न हो गई है, आवेश के कारण ही क्या होता है कि छोटे छोटे वस्तु को अपने तरफ आकर्षित करने लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आवेश। ठीक है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ देते हैं और रगड़ने के पश्चात उसमें छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, तो जिसके गुण आ जाता है और जिसके कारण ये गुण आता है उस गुण को क्या कहते हैं? आवेश। आवेश ही एक ऐसा चीज़ है जिसको रगड़ देते हैं किसी वस्तु को तो इस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है और आवेश को उत्पन्न होने के कारण ये किसी वस्तु को अपने तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। किसी किसी में अगर ये मतलब धन चार्ज है तो उसको आकर्षित करेगा, अगर ऋण चार्ज है तो क्या होता है? प्रतिकर्षित करेगा। उसकी जैसी प्रकृति हो वैसे वैसा काम करता है। ये चैप्टर नंबर 1 में कूलाम के नियम में हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं आवेश। आवेश को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। अगर इस आवेश को, ठीक है, इस आवेश को एक जगह स्टोर करके रखते हैं, कई सारे आवेश को एक चालक में कई जगह क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं, इसे बोलते हैं विद्युत स्थिरांक। विद्युत स्थिरांक या इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थैतिक विद्युत कहते हैं। स्थैतिक विद्युत कहते हैं। इसमें जो आवेश होता है कई सारे आवेश को पकड़ के और एक जगह क्या करते हैं? किसी चालक पर एक जगह स्थिर कर देते हैं, उसमें संचित कर देते हैं। जैसे हमारी जो छत होती है, छत पे पानी की टंकी होती है, पानी की टंकी में हम लोग क्या करते हैं कि पानी को ले जाकर इसमें क्या करते हैं? स्टोर कर देते हैं। ये एक जगह स्थिर होता है। तो जब तक पानी बहता नहीं है, फ्लो नहीं होता है, एक जगह टंकी में स्थिर रहता है। उसी तरीके से आवेश किसी चालक पर क्या होता है कि संचित रहता है एक जगह, या मूव नहीं करता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है। जिस तरह पानी टंकी में रहता है उसी तरीके से ये भी रहता है, तो इसे क्या बोलते हैं? विद्युत स्थिरांक। ठीक है, इसी टंकी को जब हम क्या करते हैं? टूटी लगा पाइप लगाकर खोल देंगे तो पानी फ्लो करने लगेगा, चलने लगेगा, पानी क्या होगा? प्रवाहित होने लगेगा। इसी तरीके से इसमें क्या करते हैं कि जब आवेश चलने लगता है, इसमें पानी चलने लग गया, उसी तरीके से जब आवेश क्या होते हैं? प्रवाहित होने लगते हैं। किसी चालक को अगर जोड़ देते हैं तो इस चालक में अगर प्रवाहित होने लगते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत को, आवेश को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला, जब विद्युत एक जगह कई सारे आवेश को उठाकर एक जगह हम क्या करते हैं? संचित करा देते हैं। ठीक है, जैसे कंघा है, कंघे को बाल में रगड़ेंगे तो आवेश उस पर क्या होता है? कंघे पर उत्पन्न हो जाते हैं, वो एक जगह स्थिर होते हैं।
और एक जगह स्थिर होते हैं, कंघे में मूव नहीं करते, वो एक जगह स्थिर होते हैं आवेश, उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत स्थिरांक। जब वही आवेश क्या होते हैं, गति करने लगते हैं, प्रवाहित करने लगते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे हमारे पास ये पृथ्वी है, पृथ्वी से ये 1 मंजिला मकान हो गया, ये 2 मंजिला मकान हो गया, और ये 3 मंजिला मकान हो गया, और ये मान लीजिए 1 मंजिला मकान है। इसके ऊपर पानी की टंकी रखी गई है और इसके ऊपर पानी की टंकी रखी गई है। ठीक है। हमें पता है किसी भी चीज़ को पृथ्वी क्या करती है कि अपने, और किसी भी चीज़ को अपने तरफ क्या करती है, खींचती है। अगर हम इस पृथ्वी को मार्कर पर रखेंगे तो पृथ्वी इसको क्या करेगी, नीचे खींचेगी। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो तुरंत कहाँ चला जाएगा, नीचे, क्योंकि पृथ्वी इसको क्या कर रही है, गुरुत्वाकर्षण बल से खींच रही है। तो हम क्या करते हैं कि इस पृथ्वी के विरुद्ध, पृथ्वी तो नीचे खींच रही है, इसके विरुद्ध हम मार्कर को उठाकर ऊपर लेके जाएंगे, और जितना ऊपर लेके जाएंगे तो बल लगाएंगे। अब बल लग रहा है और साथ ही साथ दूरी में परिवर्तन हो रहा है, विस्थापन भी तय कर रहा है। तो हमें पता है विस्थापन और बल के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य। और कार्य क्या बन जाता है, स्थितिज ऊर्जा। कार्य को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ये पृथ्वी किसी भी चीज़ को अपने तरफ नीचे खींचती है। इस पृथ्वी के बल के विरुद्ध हम ऊपर की तरफ क्या करते हैं, किसी वस्तु को लेके जाते हैं, तो हमें बाहर से बल लगाना पड़ता है, और इस बल लगाना पड़ता है, और इस साथ ही साथ वस्तु को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर की तरफ विस्थापित कर रहे हैं, तो कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य बराबर F × S, और यही कार्य क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है। देखिए, अगर ये 3 मंजिला पानी है तो इसको पानी इस टंकी में रखेंगे, तो नीचे से इसको क्या करना, पानी को मोटर द्वारा हम क्या करेंगे, भेजेंगे। तो मोटर इसको क्या करेगा, ऊर्जा देगा, और उस ऊर्जा को ले जाकर क्या करेगा, उसी ऊर्जा से ऊपर से ले जाकर पानी टंकी में भर देगा। तो इसकी ऊंचाई ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा ऊर्जा लगेगी। तो जो पानी गति कर रहा था, पानी अगर जल गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा, और वही आकर एक जगह स्थिर हो गया तो गतिज ऊर्जा किस में बदल जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में बदल गई। तो पानी आकर यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा में बदल गई है, और इसकी हाइट ज़्यादा है तो कार्य ज़्यादा होगा, और कार्य ज़्यादा होगा तो स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। इसका देखते हैं, इसकी हाइट कम है, इसकी हाइट कम है तो कार्य हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर कार्य कम किए हैं तो ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। तो इसका ऊर्जा U1 हो गया, मान लीजिए इसका ऊर्जा U2 हो गया, तो U1 > U2। ठीक है। अब क्या करते हैं, जैसे ही हम इसको पाइप से जोड़ देते हैं, पहले वाले टंकी को दूसरे वाले टंकी से जोड़ देंगे, तो इसकी ऊर्जा ज़्यादा थी, इसकी ऊर्जा कम है। जैसे ही पानी को पाइप से जोड़ देंगे तो पानी क्या होगा, उच्च ऊर्जा वाले से निम्न ऊर्जा वाले में क्या होगा, प्रवाहित होने लगेगा, बहने लगेगा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार क्या होता है कि 2 चालक होते हैं, पहला चालक और ये दूसरा चालक, चालक A और ये चालक B। इसका विभव जो होता है वो V1, इसका विभव कितना है, V2। इसका विभव ज़्यादा, इसका विभव V1, इसका विभव V2। इसमें V1 > V2, मतलब चालक A का जो विभव है चालक B के विभव से क्या है, ज़्यादा है। यहाँ इसकी ऊर्जा ज़्यादा थी, इसकी ऊर्जा कम थी। जैसे हम लोग पाइप से जोड़ दिए तो उच्च जो पानी है, जल है, वो उच्च ऊर्जा से कहाँ हो गया, निम्न ऊर्जा की तरफ प्रवाहित होने लगा। ठीक ऐसे ही अगर जो आवेश है, अगर हम इस पर आपका जो चालक है इस पर आवेश संचित है और इस पर आवेश क्या है, संचित है। इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है। जैसे ही हम इसको तार से क्या कर देंगे, चालक तार से जोड़ देंगे, तो जो आवेश है Q, ये Q आवेश इस पर उपस्थित है, ये Q आवेश इसमें क्या होंगे, पानी की तरफ प्रवाहित होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे, प्रवाहित होने लगेंगे। और जब प्रवाहित होने लगेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहते हैं। एक जगह स्थिर रहेगा तो विद्युत स्थिरांक या उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। और वही आवेश जब दौड़ने लगते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। तो यहाँ आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कि आवेश का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। जब प्रवाहित हो रहा है आवेश, तो जब भी कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसको जाने में समय लगता है, बिना समय के तो जाएगा नहीं। जैसे मान लीजिए हम इस बिंदु पर खड़े हैं,
इस बिंदु से इस बिंदु पर आते हैं तो यहाँ से यहाँ आने में भले ही कम समय लगता है, लेकिन समय लगता जरूर है। भले सेकंड में लग जाए, नैनो सेकंड में लग जाए, माइक्रो सेकंड लग जाए या एंगस्ट्रॉम सेकंड लग जाए, लेकिन समय लगेगा जरूर। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएंगे तो समय लगेगा। तो समय के सापेक्ष इसमें क्या हो रहा है, आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। अगर एक सेकंड में एक कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है तो 2 सेकंड में 2 होगा, 3 सेकंड में 3 होगा, 4 सेकंड में 4 होगा। ऐसे जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आवेश का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो जो आवेश प्रवाह की जो दर है वो समय के सापेक्ष है। किसके सापेक्ष है, समय के सापेक्ष। बिना समय के तो प्रवाहित नहीं होगा। ऐसा तो है नहीं कि अगर हम 10:0 पर यहाँ से हम लोग तार जोड़ दिए तो 10:0 पर ही यहाँ आपका आवेश आ जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। जब भी यहाँ से तार जोड़ेंगे तो यहाँ से आने में यहाँ तक कुछ ना कुछ जरूर कम टाइम लगेगा। भले ही टाइम वो क्या हो, कम हो, भले वो सेकंड में हो, नैनो सेकंड में हो या माइक्रो सेकंड में हो, जिसमें हो, लेकिन समय लगेगा। तो कह सकते हैं कि समय के सापेक्ष आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ से हमारा परिभाषा निकल के आता है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो इसमें देखिए आवेश प्रवाहित हो रहा है समय के साथ, यहाँ से यहाँ तक। जैसे जल यहाँ से यहाँ तक आएगा समय के साथ, वैसे ही क्या होगा, आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाएगा तो आवेश प्रवाहित होगा, समय के साथ होगा। तो आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कह सकते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, देखिए मैं इसका डिफिनीशन लिख दे रहा हूँ। क्या लिख सकते हैं, आवेश प्रवाह की समय दर को, आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लिए कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये जो विद्युत धारा होता है, इस विद्युत धारा को हम लोग क्या करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये जो विद्युत धारा इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, I से। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि विद्युत धारा बराबर विद्युत धारा बराबर आवेश प्रवाह था तो लिखेंगे आवेश और बटे में समय। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूला आ गया विद्युत धारा बराबर आवेश बटे में समय, इसका फार्मूला हो गया, सूत्र हो गया। विद्युत धारा को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, I से, और आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से, और समय के किससे प्रदर्शित करते हैं, T से। तो ये से रिजल्ट मिल गया है I = Q/T, I = Q/T। आगे देखते हैं, I का मात्रक, I का मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है। जैसे दूरी नापते हैं तो किसमें नापते हैं, मीटर में। आप कोई सामान लेने जाते हैं तो केजी में लेते हैं, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी में ज्ञात कर लेते हैं। किसी चीज़ की लंबाई नापनी है तो हम लोग दूरी के यूज कर लेते हैं, तो दूरी का मात्रक हो जाता है। ठीक, अगर समय नापना होता है तो क्या बताते हैं, सेकंड में, सेकंड से स्टार्ट करते हैं तो समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड। उसी तरीके से अगर I को हमें मतलब ज्ञात करना होगा तो किस में ज्ञात करेंगे, तो वो ज्ञात करते हैं, उसको बोलते हैं मात्रक। और देखिए मात्रक होता कितना है इसका, तो I = फार्मूला हमने क्या पढ़ लिया, Q/T। तो I = Q/T, I = आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम।
आवेश का मात्रक कूलाम, और ये क्या है समय, और समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड। तो यहाँ से पहला इसका मात्रक आ गया विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक है, इसी को अगर हम Q बराबर 1 कूलाम लेते हैं और T बराबर 1 सेकेंड ले लेते हैं, आवेश का मान कितना होगा 1 कूलाम, समय का मात्रक कितना होगा 1 सेकेंड। तो I का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 कूलाम बटे में 1 सेकेंड। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, 1 कूलाम प्रति 1 सेकेंड को हम लोग बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं एम्पियर। और एम्पियर को हम लोग ए से क्या करते हैं डिनोट करते हैं। तो आई का जो मात्रक हो गया एसआई मात्रक, वो क्या हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है एम्पियर। बात है समझ में। इसका ये भी मात्रक है कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से मात्रक हो गया। हम देख लेते हैं बीमा। यहाँ से मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ से बीमा देखेंगे। देखिए यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू अपान सॉरी आई जो है जैसे द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं। इसका जो बीमा होता है वो कैपिटल एम होता है, कैपिटल एम। लंबाई होता है लंबाई, और लंबाई की मात्रा क्या होता है कैपिटल एल। समय जो होता है, समय का मात्रा क्या होता है बीमा, लंबाई का बीमा एल और समय का बीमा ये हो जाए कैपिटल टी। बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं बीमा को जब भी लिखते हैं। ये कक्षा 11 का चैप्टर है। बीमा किसे कहते हैं कि किसी मात्रक के ऊपर लगाए गए घात को क्या कहते हैं, उस राशि का बीमा कहते हैं। ठीक है, तो जैसे द्रव्यमान का बीमा एम होता है, लंबाई का बीमा एल होता है, समय का बीमा टी होता है, ठीक इसी प्रकार विद्युत धारा का जो बीमा होता है, विद्युत धारा का बीमा, धारा का बीमा, इसको मिटा दे रहा हूं, क्या होता है ए होता है, एम्पियर है ना, इसलिए विद्युत धारा का बीमा क्या होता है एम्पियर ए होता है। ठीक है, आगे देखते हम लोग। ये तो हम लोग पढ़ लिए विद्युत धारा का बीमा क्या होता है ए होता है। देखते हैं ये जो विद्युत धारा है ये अदिश राशि है। कौन सी राशि है अदिश राशि। अब बात आती है अदिश और सदिश किसे कहते हैं। अदिश राशि एक होता है आपका सदिश राशि। अदिश राशि उसे कहते हैं ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं अदिश राशि। जैसे अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं तो दुकान पर जैसे मान लीजिए आपको चीनी खरीदना है, ठीक है, तो चीनी खरीदने जाएंगे तो केवल क्या बताएंगे कि आप 5 किलो चीनी दे दीजिए। केवल क्या बताते हैं उसमें, केवल परिणाम बताते हैं, परिमाण बताते हैं कितना 5 केजी। क्या आप दिशा बताते हैं नहीं। अगर आपसे कोई पूछेगा, जैसे आप दुकान गए 5 केजी चीनी लेना है, तो आप ये बोलेंगे दुकानदार से कि आप 5 केजी चीनी दीजिए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप 5 केजी चीनी उत्तर दिशा में दीजिए। मान लीजिए कि दुकानदार की जो दुकान है उसकी दिशा पश्चिम दिशा में है, गेट का दिशा किस में है पश्चिम में, तो आपको चीनी किस दिशा में देगा पश्चिम में। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि नहीं मुझे पश्चिम दिशा में नहीं चाहिए, मुझे उत्तर दिशा में घूमिए उसके बाद दीजिए। ऐसा कभी किए हैं, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि द्रव्यमान कौन सी राशि है अदिश राशि, उसको केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है, उसे दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई समय पूछ देता है, जैसे पूछेगा कि इस काम करने में कितना समय लगेगा, तो कोई बोल दिया 1 घंटा,
तो आप पूछोगे कि इस काम करने में कितना समय लगेगा, तो वो केवल ये बताएगा कि 1 घंटा, वो ये नहीं बताएगा कि 1 घंटा उत्तर दिशा में। ठीक है, तो इसलिए समय जो है कौन सी राशि हो जाएगी, अदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि हो जाएगी। तो ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए केवल क्या जरूरत होती है, परिमाण की जरूरत पड़ती है और दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अदिश राशि कहते हैं। जैसे अभी मैंने बता दिया आपका द्रव्यमान, समय, समय जब कोई पूछेगा तो दिशा आप नहीं बताएंगे, तो क्या हो जाएगा, अदिश राशि। सदिश राशि क्या होता है, ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए क्या होती है, परिमाण एवं दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग विद्युत धारा का। ये मुझे बताना, ये कक्षा 9 में पढ़ाया जाता है और ये कक्षा 11 का भी चैप्टर है, लेकिन मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझाना है। जैसे विद्युत धारा के मैंने बताया कि अगर चालक ए है, ये चालक क्या है, बी है, इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है, V1 ग्रेटर देन V2। विभव एक जो चालक ए है V1, इसका विभव ज़्यादा है चालक बी के विभव V2 से। तो जाहिर सी बात है कि अभी मैंने बताया था कि उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा की तरफ प्रवाहित होता है। इसी तरीके से जब जैसे ही चालक तार से जोड़ेंगे तो जो आवेश का प्रवाह होगा वह विभव ए से विभव V1 से कहाँ जाएगा, V2 की तरफ। ऐसे विद्युत धारा की प्रवाहित होगी, ऐसे प्रवाहित होगी तो इसकी दिशा क्या हो गई, फिक्स हो गई है। कोई पूछेगा कि विद्युत धारा किधर से किधर प्रवाहित हो रही है, तो ये ए से बी की तरफ क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब इसमें दिशा क्या हो गया, मिल गया। और परिमाण तो हमें मिल ही जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने 2 एम्पियर का क्या कही, विद्युत धारा प्रवाहित किया, तो विद्युत धारा कितना हो गया, 2 एम्पियर, और इसकी दिशा भी हो गई किधर, ए से बी की तरफ। तो क्या इसे सदिश राशि कह सकते हैं, नहीं, इसे हम लोग सदिश राशि नहीं कर सकते। ये कौन सी राशि है, अदिश राशि। विद्युत धारा में दिशा तो है, ए से बी की तरफ है, लेकिन इसे हम सदिश राशि नहीं कह सकते हैं। क्यों, उसको भी देखते हैं। क्योंकि ये सदिश के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है ना, विद्युत धारा अदिश राशि है, जबकि इसमें दिशा भी है। इसको अदिश, जब दिशा है तो अदिश राशि क्यों कहते हैं, क्योंकि सदिश का नियम का पालन नहीं करता है। जैसे अगर हमारे पास एक वस्तु है, इस वस्तु पर हम इधर से 5 न्यूटन का बल लगाते हैं F1, और फिर इधर से हम लगाते हैं 6 न्यूटन का बल F2। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु है, उधर से कोई 6 न्यूटन का बल हमारे तरफ लगा रहा है, हम 5 न्यूटन का बल उधर की तरफ लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी बल क्या है, ज़्यादा है, और उसकी दिशा इधर है। तो वस्तु जो है, ये मार्कर जो है, उधर ना जाकर किधर जाएगा, मेरे तरफ आ जाएगा, क्योंकि मेरा बल का मान क्या है, कम, और उस सामने वाले का बल का मान क्या है, ज़्यादा। मेरा 5 न्यूटन है, उसका 6 न्यूटन है। तो इस पर इफेक्ट कितना पड़ेगा, 1 न्यूटन का, क्योंकि 5 उसका 5 मेरा, दोनों विपरीत दिशा में है, तो सदिश का नियम काम करेगा। तो यहाँ पर उसका 5 मेरा 5, दिशा विपरीत होने के कारण क्या हो जाएगा, 0। तो बचा कितना, 1। तो 1 न्यूटन के बल से क्या होगा, ये मार्कर मेरे तरफ आएगा। ठीक है, तो इस पर इफेक्टिव जो बल होगा वो कितना होगा, 1 न्यूटन। अब देखते हैं, अगर इसी प्रकार मैंने एक बल्ब ले लिया, ठीक है, इस बल्ब में मैंने इधर से धारा प्रवाहित किया, एक बैटरी से मैंने जोड़ दिया, ये प्लस सिरा है, माइनस सिरा है, मैंने इसे बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, ये वाली बैटरी थोड़ी सी डिस्चार्ज है, तो यहाँ से जब डिस्चार्ज है, तो यहाँ से जब धारा प्रवाहित होगी, किधर जा रहा है, इधर से उधर की तरफ जा रहा है। जब धारा प्रवाहित जा रहा है, तो जब बैटरी डिस्चार्ज है तो बल्ब पूरी तरीके से नहीं बनेगा, थोड़ा सा डिम जलेगा। फिर मैं क्या करता हूँ कि एक इधर से बैटरी लेता हूँ, फिर उस वाले बैटरी का प्लस सिरा इससे जोड़ दिया, और इस वाले बैटरी का माइनस सिरा इससे जोड़ दिया। ये भी थोड़ा सा डिस्चार्ज है, मान लीजिए ये भी पूरा फुल चार्ज है। तो पहले बैटरी क्या हो रही थी, कम धारा प्रवाहित हो रहा था, तो बल्ब क्या हो रहा था, कम जल रहा था, डिम जल रहा था। जब बैटरी दूसरी बैटरी से जोड़ देंगे तो अब विद्युत धारा आ जाएगा इधर से, तो अब बल्ब क्या हो जाएगा, तेज जलने लग जाएगा। जैसे अगर इधर से हम 2 एम्पियर का धारा प्रवाहित किए हैं और इधर से मान लीजिए 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित किए हैं, तो बल्ब क्या हो जाएगा, और तेज जलने लग गया। तेज जलने लगने का मतलब क्या हुआ कि 2 एम्पियर टोटल मिलकर इसमें कितने एम्पियर चली गए, 5 एम्पियर। जबकि ये सदिश का नियम नहीं है। सदिश का नियम होता तो क्या होता, दोनों का माइनस किए हैं तो इसका भी दोनों का माइनस कर देते हैं, तो कितना होता है, 1 एम्पियर, और 1 एम्पियर होता तो बल्ब पहले से क्या होता, और डिम जल जाता। तो इसका मतलब ये सदिश का नियम का पालन नहीं कर रहा है।
इसलिए जो आपका विद्युत धारा है ये कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां से हमने पढ़ लिया 1 एम्पियर। 1 एम्पियर किसे कहते हैं? एम्पियर। हमने आवेश का मान कितना दिया था? 1 कूलाम। आवेश कितना है? 1 कूलाम। और समय कितना है? 1 सेकेंड। तो जब किसी चालक में, जैसे मान लीजिए चालक तार है, ठीक है, और यहाँ से हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो 1 सेकेंड में, यहाँ से विद्युत धारा नहीं, हम लोग आवेश भेजते हैं। कितना आवेश? यहाँ से बहुत सारे हम लोग आवेश भेजते हैं। अगर चालक के सिरों से यहाँ तक 1 सेकेंड में, यहाँ से 1 सेकेंड में अगर 1 कूलाम का आवेश क्या हो गया? प्रवाहित हो गया, तो इस चालक में जो विद्युत धारा होगी कितना एम्पियर कहलाएगी? 1 एम्पियर कहलाएगी। ठीक है, तो किसी चालक के सिरों से 1 सेकेंड में 1 कूलाम का क्या होता है? आवेश प्रवाहित होता है। तो चालक में बहने वाली धारा कितनी एम्पियर कहलाती है? 1 एम्पियर कहलाती है। यहाँ से डिफिनीशन लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ। यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ? विद्युत धारा कंप्लीट हुआ। हमने इसका डिफिनीशन देख लिया, मात्रक देख लिया। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, धारा घनत्व। ठीक है, आइए देखते हैं धारा घनत्व क्या होता है। बंद कर लो।